Okay, Bacha Party, I'm going to take a English class today for the poem explanation of The Road Not Taken by Robert Frost. It's a common poem. आप लोगों को भी है, आप लोगों को भी है, ठीक है? Across CBSE और स्टेट बोर्ड दोनों को भी इंग्लिश में एक पोएम है. So we are going to consider all the aspects of this poem. So this poem was actually written by Robert Frost. ये ज्यादा करके छोटे पोएम्स लिखते थे, लेकिन काफी मीनिंगफुल पोएम्स लिखते थे. इनके पोएम्स बहुत सिंपल हुआ करते थे और लेकिन मीनिंग इनका डीप था, ठीक है? तो एक्चुअली व्हाट इज दिस पोएम ऑल अबाउट? इट्स अबाउट एज इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड. क्रॉस रोड मतलब एक इधर रास्ता जा रहा है और एक इधर रास्ता जा रहा है, तो मतलब मालूम नहीं है किधर जाना है, ठीक है? सो एट मेनी टाइम्स वी विल गेट कंफ्यूज्ड इन आवर लाइफ्स कि भाई जाना किधर है. बट जनरली ऐसा पोएट का मानना है कि अगर आप उस रास्ते पे चले जहां पे लोग कम जाते हैं तो यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ, ठीक है? जैसे एक चॉइस आपको करना पड़ेगा. लेट्स से आफ्टर योर 10th स्टैंडर्ड, whether you want to go into science stream or whether you want to go into commerce stream or whether you want to go into art stream. जनरली एक बहुत बड़ा चंक आपके कॉमर्स स्ट्रीम में जाता है, और कॉमर्स स्ट्रीम का सिलेक्शन वो क्यों करते हैं? क्योंकि इजी है भाई साहब, है ना? कॉमर्स के बारे में उनको कुछ नहीं मालूम होता है, ठीक है? ना इकोनॉमिक्स के बारे में वो कुछ जानते हैं, ना ही अकाउंटेंसी के, लेकिन एक जनरल परसेप्शन चला रहा है कि साइंस से ये इजी है, इसको लेपल कहते हैं भाई साहब, लाइफ इजी रहेगी. So the choice that they make for selecting commerce is not because they want to make a career out of it, but generally the choice they are making generally, ठीक है? हाँ, हो सकता है कोई सोच रहा हो सीए करें, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि सीए करेंगे या कोई सीएफए करेंगे, कोई पर्सनलाइज कोर्स करेंगे, ऐसे बहुत कम लोग सोचते हैं. लेकिन ज्यादा करके कॉमर्स लेने का एक एक ये होता है कि अरे यार ये इजी है. इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है? अरे यार एज कंपेयर टू साइंस इट इज इजी. दिस इज व्हाट गोज अराउंड इन देयर माइंड्स, ठीक है? फॉर सिलेक्टिंग ऐसा होता है, ठीक है? जनरली अगर हम एक इजियर पाथ चूज करते हैं, वी विल नॉट बी गेटिंग सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट. हमारा रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा और कहीं ना कहीं हम चलकर इस चीज का पछतावा जरूर करेंगे, ठीक है? तो आज की तारीख में जो हमको मुश्किल लग रहा हो, कल शायद वो आसान हो जाएगा और कल हमको वही सक्सेस देगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आज आप ए लिख सकते हैं. कैन यू राइट ए? स्मॉल लेटर ए लिख सकते हैं, बिग, ठीक है, कैप्स वाला ए लिख सकते हैं, राइट? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू वर इवन स्ट्रगलिंग विद दिस, ठीक है? एक टाइम था भाई साहब, कितना ही पहले स्लैंटिंग लाइन लिखो, फिर स्लीपिंग लाइन लिखो, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है? सो इतना सब कुछ आपको क्या लगता है आप पैदा हुए और ए लिखना चालू हो गया था? नहीं, ठीक है? इट हैड टेकन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, मे बी 6 months 7 months और मोर, ठीक है? सो अंडरस्टैंड दीज अल्फाबेट्स. सो आज की तारीख में जो बहुत इजीली आप कर लेते हैं, वो प्रोसेस इजी नहीं था, ठीक है? तो दिस इज बेसिकली अ पोएम इन विच रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ पोएट हु इज टॉकिंग अबाउट एज इफ ही इज अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग एट क्रॉस रोड्स बिटवीन 2 roads. उसके सामने 2 रास्ते हैं, वो किस रास्ते जाए, ठीक है? तो जनरली एक परसेप्शन है कि ये इजी वाला रास्ता है, चलो इससे जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर मैंने इसको छोड़कर मुश्किल वाला रास्ता अख्तियार किया, ठीक है, I might be facing a lot of challenges and obstacles, but at the same time मेरा evolution भी उतना ही होगा. I will be evolving that way, ठीक है? Okay, so we will start with this, in which we are going to. So this poem is basically written by Robert Frost, ठीक है? He is the writer of this poem. Summary अगर हम देखेंगे, the poem is written by the American poet Robert Frost. He writes about common ordinary experiences in a simple but insightful way, ठीक है? एक जो कॉमन एक्सपीरियंसेस हैं उनको वो बेसिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है? बट इन एन इंसाइटफुल वे. द रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन आवर लाइफ. सो इट्स ऑल अबाउट व्हेन एंड हाउ यू कंसिडर टू मेक और चूज थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है? आपको ऐसा चूज करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है? एक हद तक आपको पेरेंटल गाइडेंस मिल सकता है, और आफ्टर दैट यू विल हैव टू टेक योर ओन वे. अगर कल को आपने बोल लिया कि भाई मुझे कॉमर्स ही लेना है, आपका शायद आपके पेरेंट्स के साथ डिबेट हो, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली वो राजी हो ही जाएंगे, क्योंकि लाइफ आपकी है. आपने ही उसका एनालिसिस किया रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? सो चॉइस आपको करना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, यू विल फाइंड दैट यू हैव टू मेक मोर एंड मोर डिफिकल्ट चॉइसेस, ठीक है? सो द चॉइसेस वी मेक शेप अस. इन द पोएम द रोड सिंबलाइजेस आवर लाइफ.
तो हमारे लाइफ को सिंबलाइज करता है। द पाथ दैट वी डोंट चूज इज द रोड नॉट टेकन। ठीक है, तो जो हमने पाथ चूज नहीं किया है वो हो जाएगा रोड नॉट टेकन। ठीक है, द पाथ नॉट चोजन, व्हाट इज द रोड नॉट टेकन? द पाथ नॉट चोजन, जिसको हमने चूज नहीं किया है, द पाथ नॉट चोजन। द पोएट डिस्क्राइब्स हिज लाइफ एक्सपीरियंस एंड सेज दैट लॉन्ग अगो ही हैड टू चॉइसेस टू मेक। बहुत सालों पहले इसके पास दो चॉइसेस थे। ठीक है, लॉन्ग अगो ही हैड टू चॉइसेस टू मेक, ही हैड चोजन वन एंड मूव्ड अहेड विद इट। तो एक उसने चूज किया था और ही हैड मूव्ड अहेड विद इट। ठीक है, नाउ इफ ही वांट्स टू मेक अनदर चॉइस ही कांट डू सो। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में भी मौका सबके लाइफ में आता है। ठीक है, तो एवरीबडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ्स। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बहुत कम लोग हैं जिनको कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बट अपॉर्चुनिटी कम्स। ठीक है, उस टाइम पे अगर हम प्रॉपरली, रैशनली, डिसिसिवली उस मौके का फायदा उठा सकें तो ठीक है, वरना जीवन तो आगे चलेगा, टाइम तो आगे जाएगा। ठीक है, बट will you be able to recall the moment, or will you be able to go ahead back in the past and rectify? वो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पीछे जाकर चीजों को रेक्टिफाई करने का ऑप्शन किसी को नहीं है। ठीक है, nobody has the option. Now if he wants to make another choice he can't do so. The message the poet wants to convey is that the choices we make significantly impact our future. हम जो भी choices बनाते हैं ये हमारे फ्यूचर को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। ठीक है, If we make the wrong choice, then we can't go back and correct it. अगर हमने वैसे आप wrong choice कर लिया तो हम we cannot go ahead and correct it. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप choices को बहुत refine करके सोच कर फिर एक decision ले। ठीक है, but once you have taken the decision you have to abide by. ठीक है, so we will have no option other than regretting it. So we should be wise while making decisions or choices in our life. तो हम जितने भी डिसीजंस लेंगे, वी शुड बी वाइज अबाउट मेकिंग डिसीजंस इन आवर लाइफ। ठीक है, बहुत रैशनली चीजों को सोचना है और रैशनली सोचते हुए चीजों को इख्तियार करना है, अपनाना है। ठीक है, क्योंकि एक बार हो गया जो वो हो गया। ठीक है, सो दिस इज द पोएम टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। ठीक है, दो रोड्स थे भाई साहब, दे वर डाइवर्जिंग इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ऐसे ऐसे दोनों जगह पे ट्रैवल नहीं कर सकते, तो या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, so these were two roads that were there and sorry I cannot travel on both and be one traveler along I stood and I looked down as far as I could. तो एक ट्रैवलर की तरह मैं देखता रहा कि ये रोड कहां तक जा रहा है और ये रोड कहां तक जा रहा है। I'm just watching those roads. ठीक है, to where it bent in the undergrowth. तो कहां पे ये मुड़ रहा है, अंडरग्रोथ मतलब जहां पे जंगल वगैरह है, ये जहां पे दिख नहीं रहा है। ठीक है, then took the other just as fair and having perhaps the better claim. ठीक है, तो ये सारे मीनिंग्स हम देखेंगे। and both that morning equally lay in leaves no step। अरे यार ये क्या हो गया, एक मिनट। एक मिनट, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden back. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence two roads diverge in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the difference. ठीक है, तो हाँ, जब ये दो रोड्स मेरे सामने आए तो मैं काफी सोच विचार में पड़ गया और काफी कंफ्यूजन में भी आ गया कि क्या करना है। ठीक है, कौन से रोड में जाना है। मैंने थोड़ा ताका जाकी किया, ऐसे देखा इसको, इसको ऐसे देखा, किधर ये मुड़ रहा है, किधर ये मुड़ रहा है। लेकिन आज बहुत सालों बाद, ठीक है, मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि मैंने वो रोड चुना था जो लेस ट्रैवल्ड है, जिस रास्ते कम लोग जाते हैं, मैं उसी रास्ते गया था और दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और आज मेरे जीवन में जितने भी अचीवमेंट्स हैं,
या मेरे जीवन में भाई साहब जितनी भी उपलब्धियां हैं, दैट इज ऑल बिकॉज आई मेड अ डिफिकल्ट चॉइस। ठीक है, आई चोज द वन विच हैज बीन लेस ट्रेवल्ड। ठीक है, आई चोज द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय। ठीक है, देखो रास्ते को देखकर आप बता सकते हो कितने, जैसे ये वाला देखो ग्रीन पैच है, तो इसमें शायद कम लोग जाते होंगे। जहां पे ज्यादा घास वगैरह होगी या जहां पे ज्यादा रफनेस होगा, वो रोड ऐसा रोड होगा जहां पे कम लोग जाते होंगे। ऑब्वियसली जहां पे जो लोग ज्यादा जाते हैं तो वो थोड़ा सा प्लेन भी बन गया होगा, घास भी उसमें कम होगा। आप देखकर ही बता सकते हैं। अगर जमीन पर दो रोड्स हैं तो आप देखकर बता सकते हो कि किस पे ज्यादा लोग गए और किस पे कम। हाँ, अगर आपने डामर वामर लगाकर प्रॉपर रोड बना दिए तो शायद आप ना बता पाओ, लेकिन अगर ऐसे ही जंगल में कोई दो रोड जा रहे हैं तो आप देखकर ही बता सकते हैं किस पे ज्यादा लोग गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने उस रास्ते को चुना था। देखो ऐसा मत सोचो कि अच्छा ये रास्ता उनको सक्सेस लेकर गया, नहीं। जीवन में जो भी हमारे चॉइसेस आते हैं, इफ वी रिफ्रेन फ्रॉम अडेप्टिंग और बेसिकली इंडल्जिंग इन डिफिकल्ट चॉइसेस, देन वी आर एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन ईजियर लाइफ्स। बट प्रॉब्लम ये है कि लाइफ इजी नहीं होगी। शायद जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं वो इजी होगा, लेकिन एंड रिजल्ट आपके लाइफ में इजी नहीं होगा। दैट वोंट बी इजी। ठीक है, सो दैट्स व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से। So the poet was walking down the road when he found a diversion where two roads diverged. ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब एक डाइवर्जन पाया। ठीक है, डाइवर्ज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो भाई साहब ऐसे एक ऐसे सर्कल पे आ गई है कि ऐसे दो रोड्स भाई साहब डाइवर्ज हो रहे थे। ठीक है, द पोएट फेल्ट सॉरी दैट ही कुड नॉट ट्रैवल ऑन बोथ रोड्स। तो ऑब्वियसली भाई साहब ही मैन तो है नहीं, अजय देवगन तो है नहीं भाई साहब कि दोनों रोड्स में चले जाए। ठीक है, he had to make one decision and choose a single path. At the junction, the poet stood for a long time and tried to look at the roads as far as he could. तो कंफ्यूज थे भाई साहब। ठीक है, हमारे जीवन में भी जब ऐसे चॉइसेस आते हैं हमको, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो गेट कंफ्यूज। ठीक है, as far as he could, he wanted to see the roads in full and wanted to know about both the paths. तो he wanted to see, भाई साहब पूरा अंत तक हमको दिखने को नहीं मिलता है। देखो अगर हमने अंत देख लिया, डेस्टिनेशन देख लिया, तो भाई साहब मामला तो हो गया, खत्म हो गया। फिर तो हम चॉइस उसी को करेंगे जो हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन अंत हम देख नहीं पाते। हम सिर्फ रास्ते की शुरुआत को देख पाते हैं। ठीक है, वैसे ही जीवन में जितनी भी हम डिसीजंस लेते हैं, हम सिर्फ इनिशियल चीजों को ही देख पाते हैं। अरे 10 लोगों ने बोल दिया कॉमर्स इजी है, ले लो ले लो ले लो। ठीक है, ये हम शुरुआती तौर पे देख रहे हैं, लेकिन उसका अंत क्या है ये हम नहीं देख पाएंगे। किसी भी रोड का अंत हम नहीं देख सकते। ठीक है, सो दैट इज आवर लिमिटेशन। ठीक है, बट ही कुड नॉट सी एनीथिंग बियॉन्ड द डाइवर्जन as the roads were curved and covered with trees. तो obviously बात है कि भाई साहब डाइवर्जन के बाद roads covered with trees थे, so you cannot see anything. In the stanza, the yellow wood refers to the forest with leaves which were shed on the road and had turned yellow. ठीक है, this indicates that it was the autumn season. So obviously autumn season था। Through this stanza, the poet wants to convey that in everyone's life there comes a time when we have to make choices. तो हर एक के जीवन में आपका ऐसा टाइम आएगा ही कि आपको चॉइसेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, चॉइसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, यू हैव टू बेसिकली मेक चॉइसेस। ठीक है, सो दिस विल हैपन। वी हैव ऑल्टरनेटिव्स। बिजनेस करना है या जॉब करना है, ठीक है, आपको तो भाई साहब उबासी लेनी है, ना होमवर्क करना है, ना टेस्ट देना है। ठीक है, तो जैसे लड़कियों के जीवन में बहुत सारे ऐसे चॉइसेस आएंगे कि भाई साहब शादी करनी है कि पढ़ाई कंटिन्यू करना है, ऐसे चॉइसेस आएंगे। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट विल कीप ऑन हैपनिंग। आपको बहुत रैशनली इन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव ऑल्टरनेटिव्स बट वी हैव टू चूज ओनली वन। एट दैट टाइम वी सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द सिचुएशन एंड टेक द टाइम टू डिसाइड which path to take. Similarly, the poet is also taking time before making any decision. तो poet भी भाई साहब टाइम ले रहा है before making any decision. After pondering on it for a long time, pondering मतलब बहुत देर तक सोचने के बाद, after pondering on it for a long time, the poet decided to take the other road. तो भाई साहब उन्होंने डिसाइड किया कि जो डिफिकल्ट वाला रोड है, let's take it. ठीक है, he felt that both roads were equally good. He started walking on the road which had grass on it. अभी जिस रोड पे ग्रास होता है उस रोड पे लोग कम गए हैं ऑब्वियसली। ठीक है, आपने अगर गांव खेड़े के रास्ते देखे होंगे जहां पे ईंट का रास्ता नहीं है या पत्थरों का रास्ता नहीं है या भाई साहब डामर का रास्ता नहीं है, जहां पे सिंपल ऐसे घास के ऊपर लोग गए हैं, तो आप देखोगे घास दब जाता है ना भाई साहब, बहुत दिनों से चलते। तो ऐसे रोड्स जो कॉमन होते हैं, वेयर मेनी पीपल हैव गॉन बाय, grass is less on that.
and the ones in which not much of people go, not many people actually have trodden on that path, then you will see that it is a flat road. It has a lot of grass in it. Okay, had grass on it and felt that it was a better road for him. The grassy road means that the road was not used. Okay, तो obviously grass अगर road में है तो इसका मतलब वो road ज़्यादा use नहीं हुआ है. And the wanted where means that only a few people have walked through it. Okay, after walking some distance on the road, the poet felt that both paths were almost the same. There was hardly any difference between them. Through this, the poet conveys that in our life, whatever decisions we take or choices we make, each choice has some advantage and some disadvantage. तो हर एक चॉइस का कुछ ना कुछ भाई साहब आपका एडवांटेज होगा ही होगा और कुछ ना कुछ साथ ही में डिसएडवांटेज भी होगा. ठीक है, एवरी चॉइस. ठीक है, प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर, सो वी मस्ट बी रेडी टू फेस देम. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि भाई साहब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमर्स लेंगे और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस लेंगे. ऐसा नहीं कि कॉमर्स हलवा है. ठीक है, कुछ 8-10 लोगों ने अफवाह फैला दी कि भाई कॉमर्स इजी है, कॉमर्स इजी है. इसका मतलब ये नहीं कि कॉमर्स हलवा है. ठीक है, आज तक मैं मैथ्स में ऐसे 12th तक पढ़ा लेता हूं, लेकिन अकाउंटेंसी के सवाल मुझे आज भी नहीं समझ में आते हैं. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद दिस. ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स समझ सकता हूं, मैं आपका ओसी समझ सकता हूं, स्टैटिस्टिक्स, ये सारा सब कुछ समझ सकता हूं, लेकिन मैथ्स में मेरे को अभी तक अकाउंटिंग समझ में नहीं आती है. अकाउंटिंग जो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें काफी सारा मैथ्स लगता है, कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी है, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ईजी है. मैंने बहुत बार कोशिश की उसको समझने की, लेकिन जब भी सवाल करने जाता हूं तो कुछ और ही हो जाता है, तो आई हैव लेफ्ट इट. ठीक है, बट दैट इज व्हाट हैपेंस. ठीक है, आपका ऐसा नहीं है कि एक पाथ बहुत स्मूथ है. इनफैक्ट आर्ट्स भी स्मूथ नहीं है भाई साहब. आर्ट्स में आप एक पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लो भाई साहब, इतने सारे स्लाइड बनाने पड़े मेरे को एक पोएम को एक्सप्लेन करने के लिए. आर्ट्स भी आसान नहीं है. ठीक है, नथिंग इज इजी. ठीक है, ऐसा हम रिलेटिवली मान लेते हैं कि ये इसके कंपैरिजन में ये है इजी है, ये इसके कंपैरिजन में इजी है. नो, नथिंग इज इजी. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू इन्वॉल्व योरसेल्फ इनटू अ पर्टिकुलर थिंग. आप कितना इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, जिस चीज में आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे इनिशियल से लास्ट स्टेज तक, वो उतना ही आसान रहेगा. और जितना आपका इन्वॉल्वमेंट कम होगा भाई साहब, उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा ये. ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. सो प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर. प्रॉब्लम्स भाई साहब ऐसा नहीं है कि कोई इजी रोड में आप जाएंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. वहां पे भी अपने ही चैलेंजेस होंगे, अपने ही प्रॉब्लम्स होंगे. सो वी मस्ट बी रेडी टू फेस देम. आपको भाई साहब फेस करना पड़ेगा, आपको उसका निवारण करना पड़ेगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा, या तो भाई साहब वो प्रॉब्लम अपने मैग्नीट्यूड में बढ़ता ही रहेगा. ठीक है, okay, the poet says that both paths seemed to be similar that morning. ठीक है, leaves were shed on both the roads and they were still green. ठीक है, it means that no one had walked on the roads. तो obviously भाई साहब आपके leaves अभी तक green थे, या grass जो था वो green था, तो obviously वहां से कोई भी ज्यादा यातायात नहीं हुआ था, ज्यादा लोगों का भाई साहब वहां पे जाना आना नहीं हुआ था. तो obviously leaves आपके अभी तक green थे और grassy appearance था उस रोड का. ठीक है, he decided to take one path that day and the other path on another day. However, he knows that one way leads to another way. He could not go back and take the other path once he has moved ahead with one. ठीक है, तो एक बार आपने भाई साहब जिंदगी में कोई रोड चुन लिया, आपने कोई, जैसे अगर आपने साइंस ले लिया तो क्या फिर से वापस से जाकर कॉमर्स ले सकते हैं? नहीं हो सकता. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स विच विल नॉट हैपन. एक बार आपने जो चॉइस बना लिया है, ठीक है, जैसे कि कोई अगर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसने अचानक से बोला नहीं मुझे इंजीनियरिंग अभी फोटोग्राफी पढ़नी है, क्या वो कर सकता है? तो फिर उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, ही कैन नॉट रिट्रेस हिज पाथ बैक एंड टेक समथिंग एल्स. ठीक है, ओके. सिमिलरली इन आवर लाइफ व्हेन वी मेक वन डिसीजन वी कांट गो बैक. जब हमने कोई डिसीजन ले लिया है तो बहुत ही मुश्किल है और लगभग नामुमकिन है कि कोई और पाथ पे हम जाएं. ठीक है, वी हैव टू मूव अहेड विद द सेम चॉइस and face the consequences which come our way. ठीक है, तो भाई साहब जो है उसको फेस करना पड़ेगा आपको. ठीक है, we have to move ahead with the choice that we have made, और जो भी उसके रिजल्ट्स हैं उसको हमको भुगतने पड़ेंगे. हाँ, अब डटे रहो भाई साहब, अब फिर वापस नहीं जाना है. ठीक है, अब फिर से वापस जाकर रेक्टिफाई नहीं करना है, अब आपको लड़ना है. ठीक है, whatever comes. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके. द पोएट सेज दैट इन फ्यूचर ही विल टेक अ डीप ब्रेथ and say that once upon a time he reached a point in life where he had to make one choice. तो एक बार जब फ्यूचर में वो जाएगा तो वो ये बोल रहा है कि फ्यूचर में मैं भी सोचूंगा कि भाई साहब मेरे सामने उस टाइम पे इतने सारे ऑप्शंस थे और मैंने इसको चुना. ठीक है,
There were two options for him and he had to opt for one. At that time, he decided to take that road which was less traveled by people. It means that he took a decision which rare people take. ठीक है, rare people take मतलब बहुत कम लोग ही मुश्किल वाले पथ चुनते हैं. ठीक है, मुश्किल या संग्राम या भाई साहब जो ऑब्स्टेकल्स वाले पाथ है वो चुनते हैं. Through the poem, the poet sends a powerful message that people should decide wisely in their life because the decision that they take will have an impact on the rest of their life. ये जो डिसीजन आज आप ले रहे हैं इसका इम्पैक्ट आपके जीवन में रहेगा ही रहेगा. इट इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है, ओके. तो अगर आप देखोगे हर पोएम का एक राइमिंग स्कीम होता है. ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखते हैं पहला वाला स्टैंजा देखो. टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड. ठीक है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. तो इसका हमने मान लिया ए. ठीक है, इसका मान लिया भाई साहब बी. और क्योंकि ये स्टूड है देखो, एंड बी वन ट्रैवलर बीइंग आई स्टूड, तो वुड और स्टूड, तो ये हो गया भाई साहब आपका ए. ठीक है, एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड, तो ये हो गया आपका ए. ठीक है, बोथ के साथ अंडर ग्रोथ मैच हो रहा है, तो ये हो गया आपका बी. ए बी, यही राइमिंग स्कीम पूरे पोएम में चली है. ठीक है, द एंटायर पोएम दिस हैज बीन द राइमिंग स्कीम. ए बी जो पहले स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है, द एंटायर पोएम हैज गॉट द सेम राइमिंग स्कीम. ठीक है, सो द राइम स्कीम, किसी को राइमिंग स्कीम समझने में प्रॉब्लम है? एनीबडी हु इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम में आप लास्ट वाला वर्ड देखते हैं और राइम हो रहा है कि नहीं. ठीक है, कुछ फ्री वर्स में होते हैं, कुछ कविताएं जो होती हैं वो फ्री वर्स होती हैं. फ्री वर्स मतलब वहां पे कवि ने कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं कर रहा है. ठीक है, कोई राइम नहीं हो रहा है. ठीक है, वर्ड्स जो है तो जो एंड हो रहे हैं उसमें कोई राइमिंग नहीं हो रही है. ठीक है, तो इसको फ्री वर्स बोलते हैं. और कहीं कहीं पे ज्यादा करके पोएट्स राइमिंग स्कीम जस्ट टू गिव अ पोएटिक इफेक्ट. ठीक है, देखो कविता में, पोएम में और एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में या स्टोरी में काफी सारा फर्क है. ठीक है, आप पोएम में बहुत कम लाइंस में उसको भाई साहब अगर आपको अट्रैक्टिव बनाना है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा राइमिंग स्कीम डालना पड़ेगा, थोड़े आपको पोएटिक डिवाइसेस डालने पड़ेंगे. सो पोएटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज हुए हैं वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, मेटाफर एक पोएटिक डिवाइस होता है, सिमिली एक पोएटिक डिवाइस होता है, कॉन्सोनेंट्स, ऑल्टरेशन, रेपिटेशन, ये सारे आपके पोएटिक डिवाइसेस होते हैं. तो जितने भी पोएट्स हैं वो इन सारी चीजों को यूज करते हैं. आयरनी, ठीक है, ये सारे अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस होते हैं एंड दे यूज दीज पोएटिक डिवाइसेस इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई द पोएम दैट दे हैव कंपोज्ड. ठीक है, तो यहां पे भाई साहब अगर आप देखोगे राइमिंग स्कीम क्या होता है, लास्ट वर्ड जो है वो राइम्स कराता है. ठीक है, तो यहां पे देखो वुड है, लेकिन वुड के साथ बोथ का राइमिंग हो रहा है क्या? नहीं. तो अगर मैंने वुड को ए मान लिया तो इसको अपन ने माना बी. ठीक है, लेकिन वुड के साथ स्टूड, ये राइम हो रहा है, तो ए बी अगेन हो गया ए. ठीक है, स्टूड के साथ कुड राइम हो रहा है, तो अगेन भाई साहब ए हो गया. ग्रोथ, देखो बोथ के साथ ग्रोथ हो रहा है, तो यहां पे आपने बी लिखा था, तो अभी इस पे आप बी लिख रहे हैं, तो ए बी, दैट इज द राइमिंग स्कीम. ये सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम में, पूरे पोएम के जितने भी स्टैंजाज हैं दे आर ऑन द सेम राइमिंग स्कीम. ठीक है, तो हर एक स्टैंजा में जाकर भाई साहब आपको राइमिंग स्कीम यहां पे डिटरमिन नहीं करना है. द राइमिंग स्कीम व्हिच हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट इन द वेरी फर्स्ट स्टैंजा इज एक्चुअली एप्लीकेबल टू ऑल स्टैंजाज अहेड, सारे स्टैंजाज में. होता है, वही मैं बोल रहा हूं ना. इस पर्टिकुलर पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो पोएम लिखा है इसमें सारे स्टैंजाज में सेम राइमिंग स्कीम है. ऐसा भी हो सकता है कि पहले स्टैंजा में एक राइमिंग स्कीम है, दूसरे स्टैंजा में दूसरा राइमिंग स्कीम है, तीसरे स्टैंजा में अलग राइमिंग स्कीम है. दैट इज वेरी मच पॉसिबल. ठीक है, राइमिंग स्कीम पूरे पोएम में एक तरीके का हो या हर स्टैंजा में अलग अलग हो, ऐसा भी हो सकता है, या हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है. हो ही ना मतलब फ्री वर्स हो गया. सो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. ठीक है, यहां पे पर्टिकुलरली whatever rhyming scheme is applicable to the first stanza is applicable to all other stanzas as well. It is in continuation. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब यहां पे देखते हैं, हम यहां पे पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस करेंगे. ठीक है, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस दैट हैव बीन यूज्ड. पोएटिक डिवाइसेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप समरी लिख रहे होंगे, ठीक है, इसमें आपको पोएटिक डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम, ये सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी. जैसे आप लोगों को भाई साहब अप्रिसिएशन लिखना पड़ता है पोएम का,
ठीक है। अप्रिसिएशन मतलब आप पोएम क्या है, किसने लिखा है, ठीक है, कब लिखा है, क्या उसका मेन कॉन्टेक्स्ट है, समरी क्या है, ठीक है। तो समरी अगर बोलने जाए तो आपको अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। द पोएट इज एक्चुअली रेफरिंग टू मोमेंट्स इन लाइफ इन विच अ पर्सन और वी एज ह्यूमन बीइंग्स हैव टू मेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस. We are given maybe 2 or more choices out of which we have to select one. That decision making process is very difficult because you don't know the end. Just as by looking at or being at crossroads and seeing 2 roads going ahead, you don't know where they are headed to or what is their end. In the same way, in our life, when we have to make choices, we know we are not aware of what are the destinations of those choices. Where are we going to reach? So the decision making process definitely is difficult. But then we have to decide, okay? And the poet here actually appreciates himself for making or rather choosing a difficult road, okay? He says clearly that has made all the difference. इसका मतलब क्या है कि भाई साहब वो जो मैंने उस दिन सोचा और एक डिफिकल्ट रोड को चुना, इसी से मेरे पूरे जीवन में चेंज आया. That has made all the difference. So he has completely or rather openly said कि when you make strong choices or whether you actually choose the more difficult roads, then definitely there is an enhancement in your life. ठीक है, okay? तो 2 roads diverge in a yellow wood. yellow wood मतलब क्या है भाई साहब? देखो यहाँ पे ये yellow wood मतलब क्या है? यहाँ पे देखो ऐसे सूखी पत्तियां पड़ी होंगी और सूखी पत्तियों का कलर जनरली येलो होता है, ठीक है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जरूर ऑटम में हुआ होगा। ऑटम मतलब पतझड़ का सीजन, ठीक है, पतझड़ के सीजन की बात हो रही है। 2 roads diverge in a yellow wood and sorry I could not travel both. तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये दोनों मतलब दोनों पाथ पे एक साथ एक टाइम पे नहीं जा सकता, ठीक है। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, तो आई एम अ ट्रैवलर, एक ही ट्रैवलर हूं भाई साहब, ठीक है। आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। तो कहां पे भाई साहब अंडरग्रोथ में ये बेंट हो रहा है, ये मैं देख रहा था, ठीक है, कि यहां पे तो मैं पहुंच गया, लेकिन ये वाला रोड और यहां वाला रोड कहां पे अंडरग्रोथ में बेंट हो रहा था। मैं दूर तक झांक कर ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इसका एंड क्या है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी आर मेकिंग चॉइसेस इन आवर लाइफ वी ट्राई टू असर्टेन कि भाई साहब एंड क्या होगा इसका, ठीक है। सपोजिटली मैंने चूज किया कि भाई साहब मैं आईआईटी के एग्जाम में अपीयर होऊंगा, ठीक है, मैंने चूज किया कि आई विल कंपीट फॉर आईआईटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि सुंदर पिचाई इज एन आईआईटीएन, ठीक है। अभी देखो हर आईआईटीएन सुंदर पिचाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप आईआईटीएन ना हो तो आप बहुत बड़े पोस्ट पर नहीं आ सकते। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं, ही इज सत्यम नंडेला, ही इज नॉट एन आईआईटीएन ऑल्दो ही इज एन इंडियन, ठीक है। सो ये बातें हो सकती है, ये आप अपने आप को कितना अपग्रेड करते हैं उस प्रोसेस में, वो सारा डिपेंड करता है। तो वी जनरली टेंड टू मेक आवर चॉइसेस बाय रेफरिंग टू एंड रिजल्ट्स। किसी के लिए जो काम किया जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए भी वो काम करेगा, ठीक है। अगर कोई इंजीनियर बना आईआईटी से पढ़ के वो भाई साहब गूगल का सीईओ बन गया है, तो ऐसा नहीं है कि तुम अगर इंजीनियरिंग पढ़ते हो और वो भी आईआईटी से पढ़ते हो तो तुम भी उस लेवल तक जा पाओगे, और हो सकता है उससे भी ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो हो तो कुछ भी सकता है, ये डिपेंड करता है तुम कितना अपने आप को इन्वॉल्व कराते हो, ठीक है। तुम कितने जल्दी चीजों को डिसीजन लेते हो, कितना तुम्हारा अपग्रेडिंग है, ठीक है, कितना तुमने पूरे प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओके, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। इस पैराग्राफ में फिगर ऑफ स्पीच क्या है भाई साहब? मेटाफर। मेटाफर में क्या होता है भाई साहब? 2 roads diverge in a yellow wood. The 2 roads are a metaphor for choices in life. मेटाफर मतलब आपने लिखा कुछ और है, मीन कुछ और कर रहे हैं आप, ठीक है। मतलब क्या है, देखो वो बोल रहे कि 2 रास्ते ऐसे चले जा रहे हैं वुड्स में। तो एक्चुअली व्हाट इज द पोएट मीनिंग? व्हाट डज द पोएट वांट टू इन्फर? द पोएट वांट्स टू इन्फर दैट ही इज स्टैंडिंग ऑन अ रोड एंड देयर आर 2 choices in his life. He doesn't mean roads. What he is meaning here is that he is at this point of time getting 2 choices in his life. Okay? So the 2 roads are a metaphor for the choices in life. Rather than literal paths, they symbolize different directions one can take in their life journey. ठीक है? तो आपका भाई साहब लाइफ की जर्नी में जो आप डिफरेंट डायरेक्शंस को अपनाते हैं, these are the 2 roads that symbolize, ये सिंबलाइज कर रहे हैं इसको। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मेटाफर। मेटाफर मतलब आपने फिजिकल चीजों से कुछ और मीन किया है, ठीक है। यू आर ट्राइंग टू मीन समथिंग एल्स। द पोएट इज नॉट ट्राइंग टू लिटरली मीन दैट देयर आर 2 roads. व्हाट इज ट्राइंग टू मीन इज दैट इन आवर लाइफ वी गेट चॉइसेस, ठीक है। हमको भाई साहब, या उसको
दो चॉइसेस मिली होंगी लाइफ में, ठीक है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच, अभी इस पैराग्राफ में फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज हुआ है, देखो इमेजिनरी, ठीक है, अ येलो वुड, ठीक है। दिस क्रिएट्स अ विविड इमेज इन द रीडर्स माइंड ऑफ अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। मतलब देखो कभी कभी आप ऐसा कुछ यूज करते हैं कि उससे एक इमेजिनेशन बनता है। अगर मैं बोल रहा हूं येलो वुड, तो येलो वुड मतलब भाई साहब एक ऐसा पथ जहां पे बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। सूखे पत्तों का एक सीजन होता है, पतझड़ का सीजन होता है, और इस सीजन को अपन ऑटम बोलते हैं, ठीक है। सो मे बी देयर आर येलो वुड, so this creates a vivid image in the reader's mind of a forest in the autumn season. The color yellow is particularly evocative, painting a picture of the setting in which the roads diverge. तो जब आप कोई कहानी बोलते हैं तो जैसे बोलते हैं ना, एक दिन एक राजा था, ठीक है, वो भाई साहब एक अंधेरे पथ पे जा रहा था, तो यू आर क्रिएटिंग अ सीन, ठीक है, आप एक सीन क्रिएट कर रहे हो जब आप किसी छोटे बच्चे को कहानी सुनाते हो। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली मेक इट इंटरेस्टिंग। इन द सेम वे द पोएट इज ट्राइंग टू वर्क ऑन द इमेजिनेशन ऑफ द रीडर्स। द रीडर भाई साहब यहाँ पे इमेजिनेशन क्या कर रहा है कि येलो वुड है, तो ऑब्वियसली इट इज एन ऑटम सीजन, ठीक है, दिस इज बेसिकली एन ऑटम सीजन, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच सिंबॉलिज्म, ठीक है, सिंबॉलिज्म मतलब सिंबल क्या है, दो रोड्स, ठीक है, व्हाई इज ही चूजिंग टू रोड्स, द रोड्स सिंबलाइज चॉइसेस एंड पाथ्स इन लाइफ। तो ये भाई साहब क्या दिखा रहा है, द चॉइसेस और द पाथ्स दैट यू गेट इन लाइफ, ठीक है। तो roads symbolizes the choices and paths in life. This is not just about physical roads but about the metaphorical paths people choose. तो ये सिर्फ physical roads की बातें नहीं है, ठीक है, but the metaphorical paths the people choose, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे roads की बातें हो रही हैं, actually it is a choice that you are getting in life, ठीक है। So आपने पहले वाले पैराग्राफ में क्या क्या देख लिया भाई साहब, मेटाफर यूज हुआ है, इमेजरी, ठीक है, मेटाफर क्या है भाई साहब, मेटाफर इज बेसिकली टू रोड्स डाइवर्ज इन ए लूप, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली मेटाफर। फिर आपका भाई साहब क्या है, इमेजरी है, फिर क्या है आपका सिंबॉलिज्म है, ठीक है। लेट्स लुक फॉर अदर्स। हाइपरबोल, हाइपरबोल मतलब क्या होता है, एग्जैजरेशन, ठीक है। आप क्लास क्यों नहीं आए, अरे मैं बहुत थका हुआ था, ठीक है, फिर मैं यहां पे कैसे भी आया, तो ऐसे जब हम बोलते हैं ना ये फेंक रहा है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, ठीक है, फेंक रहा है मतलब थोड़ा खींच रहा है, हो सकता है सत्य हो, लेकिन उसको भाई साहब खींचे, जब हम किसी चीज को जबरदस्ती का खींचते हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइपरबोल, इट्स अ काइंड ऑफ एग्जैजरेशन, ठीक है। लॉन्ग आई स्टूड, क्या ऐसा हो सकता है कि वो भाई साहब बहुत देर से खड़ा है, दो रास्ते जा रहे हैं, बहुत देर से खड़ा हो, ठीक है, विल इट बी पॉसिबल, लोग पागल बोलेंगे भाई साहब, ठीक है, धूप में भाई साहब कौन दो रास्तों के सामने खड़ा रहेगा ऐसे। सो लॉन्ग आई स्टूड अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो आसान नहीं होता है। तो आपके सामने जब चॉइसेस आते हैं तो आप उसके बारे में ऑब्वियसली सोचेंगे ना, ठीक है, यू विल एक्चुअली हैव टू पॉन्डर, यू विल हैव टू लुक एट ऑल योर रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आपका टैलेंट क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, ये सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए फिर जाकर एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। सो लॉन्ग आई स्टूड एक्चुअली मीन्स दैट, इसीलिए इसको हम हाइपरबोल बोल रहे हैं। हाइपरबोल मतलब होता है एग्जैजरेटेड, खींच कर भाई साहब इसको लंबा कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जैजरेशन टू एम्फसाइज द अमाउंट ऑफ टाइम एंड थॉट द स्पीकर इन्वेस्टेड इन मेकिंग हिज डिसीजन। ऐसा नहीं होता है कि राह चलता कोई इंसान भाई साहब रास्ते पे खड़ा है और कहाँ जाऊं मैं, भाई साहब गाइड होके चली जाइए आगे, ठीक है, तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना यार। तुम ऐसा हो सकता है कि सर्कल में अंदर खड़ा है, इधर जाओ इधर जाओ किधर, कोई नीलकंठ के सामने खड़े हो जाओ ऐसे भाई साहब, अभी पीक टाइम है, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। इफ अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ सर्कल एंड थिंक्स अच्छा इस रास्ते जाऊं कि उस रास्ते जाऊं, लेकिन यहां पे अगर पोएट ऐसा बोल रहा है कि लॉन्ग आई स्टूड, इट एक्चुअली मीन्स दैट he has invested a lot of time in thinking about it rationally as to which way he has to go ahead, ठीक है। उसका जीवन में उसके कुछ भाई साहब ऑप्शंस मिले होंगे और उन ऑप्शंस के बर्सर वो एक थॉट प्रोसेस है कि which way he has to go, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच ऑलिटरेशन, नाउ व्हाट इज ऑलिटरेशन, एंड लुक्ड डाउन एज फार एज आई कुड। ऑलिटरेशन मतलब यहां पे कॉन्सोनेंट साउंड, देखो यहां पे क्या हो रहा है, द रेपिटेशन ऑफ द डी साउंड, लुक्ड डाउन, तो देखो यहां पे भाई साहब यहां पे प्रोमिनेंटली आ रहा है लुक्ड, ठीक है, और फिर क्या आ रहा है भाई साहब डी साउंड, ठीक है, ये काफी जगहों पे हो रहा है भाई साहब एक ही सेंटेंस में। लुक्ड डाउन क्रिएट्स अ रिदमिक इफेक्ट इन द लाइन, ड्रॉइंग अटेंशन टू द स्पीकर्स एक्शन ऑफ पियरिंग डाउन वन पाथ। अनदर एग्जांपल इज द रेपिटेशन ऑफ साउंड ए एज फार एज, ठीक है, तो यहां पे ए रिपीट हो रहा है, देखो इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऑलिटरेशन। दिस
फिगर ऑफ स्पीच इज बेसिकली ऑलिटरेशन। ज्यादा करके पोएट्स अपने पोएम में इसको यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गिव अ पोएटिक इफेक्ट टू व्हाटएवर दे आर राइटिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक आर्टिकल या आपका भाई साहब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या स्टोरी राइटिंग या एसे राइटिंग एंड अ पोएम। सो यू हैव टू ऐड अ लॉट ऑफ पोएटिक डिवाइसेस इन ऑर्डर टू मेक इट साउंड लाइक अ पोएम। ठीक है। as far as figure of speech, metaphor or extended metaphor, to where it bent in the undergrowth, the path bending in the undergrowth, मतलब ये देखो पाथ कभी बेंड हो सकता है क्या? पाथ क्या है? एक रास्ता है, वो तो निर्जीव है, मतलब वो तो एक मतलब कोई आप मैं बोलूं अगर कि भाई साहब आई हैड बेंट टू पिक अप अ पेन, तो मैं एक लिविंग थिंग हूं। पाथ अपने आप कुछ कर सकता है क्या? नहीं। ठीक है। तो यहां पे एक मेटाफर हो रहा है भाई साहब, ये पाथ अंडरगोड रिप्रेजेंट्स द अननोन फ्यूचर। तो यहां पे जो ये चला गया भाई साहब, आगे तो नहीं दिख रहा है रास्ता, मेरे को आगे तो नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियसली जितने भी जीवन में रास्ते होते हैं उनका अंत हमें मालूम नहीं होता है। ठीक है। उनका अंत हमें मालूम नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। जनरली बॉलीवुड और हॉलीवुड की मूवीज में बहुत डिफरेंस क्यों लगता है मालूम है क्या? ये एक जस्ट थॉट है कि हमको जब किसी चीज का अंत मालूम होता है ना, तो हमारा डिसीजन मेकिंग अलग तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक मूवी बनी थी देवदास जिसमें शाहरुख खान थे। ठीक है। तो अभी देवदास इंडियन मूवी है, इंडियन डायरेक्टर इंडियन एक्टर को बता देते हैं कि भाई साहब लास्ट में इस मूवी में आप मरने वाले हैं। ठीक है। एक्टर को मालूम है कि लास्ट में वो मरने ही वाला है, चाहे लास्ट सीन पहला हो या फर्स्ट सीन पहला हो, बट ही नोज दैट ही इज गोइंग टू डाई। लेकिन आपके हॉलीवुड मूवीज में एक्टर को मालूम ही नहीं रहता है कि उसके साथ लास्ट में क्या होगा या इस फिल्म का लास्ट क्या होगा। सीन्स में ब्रोकन डाउन होते हैं, ये सीन ऐसा है, ये सीन ऐसा है, ये सीन ऐसा है। तो इससे क्या होता है ना कि एक्टर का इन्वॉल्वमेंट सीन के साथ होता है, एक्टर का इन्वॉल्वमेंट पूरे पिक्चर के साथ नहीं होता है। तो दैट इज द रीजन एक्टिंग में ज्यादा इंपैक्ट आता है। आपको अगर मालूम ही है कि आप मरने वाले हैं पिक्चर में, तो आप जितना भी हंस लें या जितना भी रो लें या जितना भी गा लें, आपके फेस में वो झलकेगा, है ना। अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब कल एग्जाम होने वाला और तू फेल होने वाला, तुम भाई साहब जितना भी पढ़ लो, तुम्हारे मुंह में वो एक डिप्रेशन दिखेगा ही, यार क्या लिख के होगा क्या, फेल ही तो होने वाला हूं मैं, ये तो तय ही है ना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। खैर यहां पे मुद्दा ये है कि जितने भी रास्ते हैं हमारे जीवन के, उनका एंड या डेस्टिनेशन हमें नहीं मालूम, और इसीलिए हम भाई साहब हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रास्ता कौन सा चुने, क्योंकि डेस्टिनेशन नहीं मालूम। ठीक है। तो ये जो रोड बेंट हो रहा है, ठीक है, इन द अंडरग्रोथ, बेंडिंग इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब अभी नहीं दिख रहा है, अभी तक तो दिख रहा था, अभी वहां से नहीं दिख रहा है भाई साहब। इसका मतलब क्या है? जितने भी रास्ते हैं उनका इनिशियल फेज हमको दिखता है। हमारे जीवन में जितने भी डिसीजंस हम लेंगे, उन डिसीजंस में और उन प्रोसेस में हमको इनिशियल फेज दिखता है, लेकिन उस पाथ पे चलने के बाद हमारा क्या अंजाम होगा ये हमें नहीं मालूम होता है। ठीक है। ऑब्वियसली वी डोंट नो। ठीक है। जर्नी कैन चेंज डायरेक्शन इन अनफोर्सिन वेज। जान सकते हैं क्या हम क्या अंत होगा? अरे किसी ज्योतिष के पास जाओ, हाथ देखेगा, बोलेगा भाई साहब फटाक से, नहीं है ना। ज्योतिष लोग, मैं किसी ज्योतिष शास्त्र के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन मुद्दा यह है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो कोई मतलब फालतू चीज नहीं है। उसमें आप किसी चीज का शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब तुम अगर हरी चटनी खाओगे तो तुम भाई साहब पास हो जाओगे, या हरी चटनी खाओगे तुम्हारे बिजनेस में सक्सेस। एकदम ये सब एकदम बकवास फालतू वाली बातें हैं। ठीक है। एक फ्लावर सोचो, बोलना मत, सोचा रोज, बोल दिया मैंने। ठीक है। शी थॉट अबाउट रोज, मैंने उनको बोला कि नहीं बोलना मत। ठीक है। किसी ज्योतिष के पास, तो ये ऑब्वियस चीजें हैं, ये आपका ऑब्वियस है, ये मैंने कोई मैजिक नहीं किया, या कोई भी मैजिक नहीं कर रहा। ये ऑब्वियस है कि भाई साहब वो पहले ही रोज के बारे में सोचेगी, जैस्मिन के बारे में नहीं सोचेगी भाई साहब, वो लोटस के बारे में नहीं सोचेगी। पहला जो सोचेगी वो सोचेगी, या तुम सोचोगे, कोई भी नॉर्मल इंसान पहले रोज के बारे में ही सोचेगा। ठीक है। ये और यही भाई साहब ज्योतिष में होता है। ठीक है। आप अगर कोई जेंट्स हैं और आप किसी ज्योतिष को हाथ दिखा रहे हैं, आपके पास पैसा बहुत आता है लेकिन रहता नहीं है। हाँ सही बोला, एकदम सबकी कहानी है। ठीक है। किसी लेडीज का हाथ अगर कोई ज्योतिष देख रहा है, अरे आप ना परिवार में बहुत मेहनत करती हैं, परिवार वालों का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन परिवार में आपकी कदर ही नहीं। हाँ सही बोला। ठीक है। दीज आर ऑब्वियस थिंग्स, ये हर एक की कहानी है,
इसके साथ कोई भी लिंक कर लेगा, ठीक है। सो हमारा ये इस बात का कि हम कोई चीज जानते नहीं हैं, किसी चीज का अंजाम नहीं जानते हैं, इस बात का बहुत गलत फायदा कुछ ज्योतिष लोग उठाते हैं, जो ज्योतिष शास्त्र को उस तरह से नहीं प्रेजेंट करते हैं जैसे प्रेजेंट होना चाहिए। हाँ, ज्योतिष शास्त्र में आप ये बता सकते हैं कि किसी चीज का शुभ मुहूर्त, अगर आप किसी अच्छे मुहूर्त में कोई काम करें तो उसका रिजल्ट जनरली अच्छा होता है, ये यहां तक तो तय है, लेकिन आगे का कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। नथिंग कैन बी प्रोक्लेम्ड श्योरली अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में कोई भी भाई साहब नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसी बात का फायदा भाई साहब उठाते हैं लोग, ठीक है। ओके, सो देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर। तो भाई साहब मैंने एक ऐसा पथ चुना जो ग्रासी था, ग्रासी था मतलब उसमें कम लोग गए थे, है ना। एंड वांटेड वेयर, वेयर मतलब वो उबड़ खाबड़ रास्ता था, दिख रहा था, वहां पे भाई साहब ज्यादा लोग नहीं गए थे, ठीक है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, ठीक है। तो भाई साहब यहां पे बहुत कम लोग गए हैं, ये रास्ता देख के ही लग रहा था, ठीक है। ओके, यहां पे फिगर ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं। ऑलिटरेशन, दे टुक देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, ठीक है। तो द यहां पे देखो टी साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, ट देन ये ट, ठीक है। एंड देन वी हैव टी साउंड इन देन टुक, एक के बाद एक जब आपके कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं तो उसको हम ऑलिटरेशन बोलते हैं, ठीक है। स्टार्ट में देखो देन टुक, ये दो कंसेक्यूटिव वर्ड्स हैं और यहां पे टी से स्टार्ट होता है, तो टी का साउंड बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑलिटरेशन। एंड द इन द अदर, ठीक है, यहां पे देखो द अदर, यहां पे भी आपका टीएच साउंड आ रहा है, रिपीट्स क्रिएटिंग अ प्लीजिंग रिदम, ठीक है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यहां पे एच देखो, ठीक है, एंड हैविंग परहैप्स, ठीक है, देखो एच साउंड हैविंग में और परहैप्स में रिपीट हुआ है, रिपीट्स, दिस एड्स अ म्यूजिक बीट टू द लाइन बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड बियर। तो यहां पे देखो डब्ल्यू साउंड हो रहा है, ठीक है, वांटेड वियर, डब्ल्यू का ये और ये वांटेड वेयर, ठीक है। वांटेड वेयर रिपीट्स एम्फसाइजिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाथ। फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली, सिमिली मतलब क्या होता है भाई साहब आपका, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, ठीक है। सिमिली, द कंपैरिजन ऑफ द रोड्स यूजिंग एज जस्ट एज फेयर इन अ सिमिली एम्फसाइजिंग देयर सिमिलर अपील, ठीक है। तो भाई साहब यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं हम रोड्स को, वी आर बेसिकली कंपैरिजन ऑफ द रोड्स यूजिंग एज जस्ट एज फेयर इज अ सिमिली। सिमिली मतलब आप क्या करते हैं भाई साहब, एक चीज को दूसरे चीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आपके करियर के जो चॉइसेस हैं या आपके लाइफ के जो चॉइसेस हैं उनको आप रोड्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, यू आर बेसिकली यूजिंग अ सिमिली, ठीक है। सो देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, द कंपैरिजन ऑफ द रोड्स यूजिंग एज जस्ट एज फेयर इज अ सिमिली एम्फसाइजिंग देयर सिमिलर अपील, ठीक है। तो एक सिमिलर अपील हो रहा है, ठीक है, जहां पे हम लाइफ में बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस लेने को है हमको, ठीक है, एंड वी आर स्टैंडिंग एट क्रॉस रोड्स, इट इज अ सिमिलर थिंग दैट विल हैपन इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू रोड्स एंड ही डजंट नो वेयर टू गो एंड वेयर इज ईच ऑफ दीज रोड्स लीडिंग हिम टू, ही इज नॉट अवेयर अवेयर ऑफ द डेस्टिनेशन, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब हाँ क्या बोलो, ह्यूमन क्वालिटी। जैसे मैं अगर बोलूं बादल गरज रहे हैं, अरे बादल भाई साहब आपके नॉन लिविंग थिंग है, गरजने के लिए भाई साहब लिविंग थिंग होना जरूरी है। शेर गरज रहा है या इंसान गरज रहा है तो हम समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बादल गरज रहे हैं मतलब एक नॉन लिविंग थिंग कैसे गरज सकता है, ठीक है। तो बादल गरज रहे हैं, ये एक पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है, बादल का गरजना एक पर्सोनिफिकेशन हो गया। तो इसी तरह से जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको जब हम ह्यूमन क्वालिटीज असाइन करते हैं तो हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन, व्हेन यू असाइन ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को जब हम ह्यूमन क्वालिटीज असाइन, नदी बह रही है, ठीक है भाई साहब, अभी नदी एक नॉन लिविंग थिंग है, वो अपने से कोई क्रिया कर ही नहीं सकती, ठीक है। अगर वो बह रही है तो स्लो पे इसलिए जा रही है वो, ठीक है। ओके, सो फिगर ऑफ स्पीच हियर इज पर्सोनिफिकेशन बिकॉज इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, the road is personified with a human like desire to be traveled upon, adding depth to its depiction, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब आपका क्या है, पर्सोनिफिकेशन, रोड को पर्सोनिफाई किया गया, इट वाज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, ठीक है। ऐसे रोड को बोला है, रोड की क्या क्वालिटी हो सकती है, तो रोड को पर्सोनिफाई किया जा रहा है।
ओके, व्हाट इज एंजैबमेंट? एनी आइडिया व्हाट इज एंजैबमेंट? देखो जैसे समझो, ये मैंने पोएम का एक लाइन लिखा, ये दूसरा लाइन लिखा, ये तीसरा लाइन लिखा, ठीक है। अगर ये 3 लाइन मिलाकर एक लाइन होते हैं तो इसको अपन बोलते हैं एंजैबमेंट, ठीक है। मैंने पोएटिक इफेक्ट डालने के लिए एक ही लाइन को 3 लाइन में लिखा है तो इसको अपन बोलते हैं एंजैबमेंट, ठीक है। दो एज फॉर द पासिंग देयर हैड warn them really about the same, the continuation from line 4 to line 5 without a pause, तो लाइन 4 से लाइन 5 में गए विदाउट अ पॉज, ठीक है। लिंक्स द आइडियाज स्मूथली कन्वेइंग अ कंटिन्यूअस थॉट प्रोसेस, इसको अपन बोलेंगे एंजैबमेंट, ठीक है। तो आप जब किसी पोएम में, तो यहां पे देखो एक्चुअली में ये 1 और 2 लाइन मिलाकर एक लाइन हुआ है, लेकिन पोएटिक इफेक्ट देने के लिए पोएट ने क्या किया है, इन दोनों को अलग अलग लाइन में डाला है, लेकिन है ये एक ही लाइन, ठीक है। ये है एक ही लाइन, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो इसको अपन बोलते हैं एंजैबमेंट। व्हेन वन लाइन इज कन्वेड इन द पोएम इन मोर देन वन लाइन, दैट इज नोन एज एंजैबमेंट, ठीक है। ओके, फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी, इमेजरी मतलब जहां पे पोएट रीडर्स को इमेजिन करने पे मजबूर कर रहा है। जैसे इन्होंने येलो वुड जब यूज किया तो इमेजिन करने पे मजबूर किया कि भाई साहब जरूर से ये पोएम जो है एक ऐसे परिस्थिति में लिखी जा रही है जब ऑटम का सीजन चल रहा है, पतझड़ का सीजन चल रहा है, तो यहां पे भी इमेजरी क्या हो जाएगी भाई साहब, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, द विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रासी रोड प्रोवाइड्स अ विविड पिक्चर ऑफ द सीन एनहांसिंग द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पीकर्स पर्सपेक्टिव। तो ग्रासी रोड का एक पर्सपेक्टिव डाला है कि भाई साहब एक ऐसा रोड है जहां पे ग्रास है, ठीक है, तो इमेजरी है ये, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब क्या होती है, कंफ्यूजन, ठीक है। एम्बिग्यूटी मतलब होता है कंफ्यूजन। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, द अनसर्टेनिटी इन दिस लाइन मार्क्ड बाय परहैप्स हाइलाइट्स द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ इवैल्यूएटिंग चॉइसेस, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे क्या है, एक मिनट, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच यहां पे क्या है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम मतलब एम्बिग्यूटी, शायद वो वाला रास्ता अच्छा होगा, ऐसा, ठीक है। एम्बिग्यूटी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, शायद जब आप बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्लियर नहीं है आप, ठीक है। यू डोंट हैव एग्जैक्ट क्लैरिटी ऑन द अदर रोड, ठीक है। सो यहां पे एम्बिग्यूटी एक्सप्रेस हो रही है, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, द अनसर्टेनिटी इन दिस लाइन मार्क्ड बाय परहैप्स, शायद जब आप बोलते हैं तो इसका मतलब ही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन से ही आप बोल रहे हैं, हाँ वही रोड सही है। तो ये वाला जो आप कन्विक्शन से बोलते हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंफ्यूजन एंड कन्विक्शन। जब आप भाई साहब कन्विक्शन से बोल रहे हैं तो प्रूवन है वो, ठीक है, कि हाँ वही रोड सही था, ठीक है। सो हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, द अनसर्टेनिटी इन दिस लाइन मार्क्ड बाय परहैप्स हाइलाइट्स द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ इवैल्यूएटिंग चॉइसेस। तो हम जो भी चॉइसेस बनाते हैं उनका सब्जेक्टिव नेचर होता है। फिगर ऑफ स्पीच आयरनी, आयरनी मतलब क्या होता है, हाँ जो जब कोई चीज वापस हो जाए, नहीं आयरनी मतलब जिसमें आयरन भरा हो, और क्या नहीं, ठीक है। आयरनी मीन्स व्हाट, आयरनी मीन्स जब आप सरकाज़म बोलते हैं, ठीक है, कोई चीज सरकास्टिकली बोल रहे हैं, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और रहे हैं आप, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम आयरनी। आयरनी मीन्स दैट आई एम पिन पॉइंटिंग समथिंग एल्स, ठीक है। समझदार को इशारा काफी होता है अगर वो समझ जाए, ठीक है। ओके, सो हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, दिस लाइन कंटेन्स आयरनी एज इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द इनिशियल अपीयरेंस ऑफ द रोड रिवीलिंग दैट दे आर इक्वली वॉर्न, ठीक है। तो इनिशियल अपीयरेंस ये दिखा रहा है कि भाई साहब दोनों में शायद लोग गए हैं, ठीक है, लेकिन उतनी ही तादाद में नहीं गए। एक्चुअल में रियलिटी ये है कि दोनों पथ को अगर हम देख रहे हैं तो बोथ द पाथ सीम टू बी इनिशियली वॉर्न इन द सेम वे, बट वन हैज मोर ग्रासी अपीयरेंस, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमको बाद में रियलाइज होता है कि इसमें कम लोग गए, ठीक है। सो दैट्स द आयरनी, ओके। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how the way leads to the way I doubted if I should ever come back। तो यहां पे फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज हुआ है भाई साहब, ऑलिटरेशन, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ठीक है। द रेपिटेशन ऑफ एफ साउंड इन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो एक के बाद एक देखो एफ से इनिशिएट होने वाले वर्ड्स यूज हुए हैं,
creates a rhythmic effect highlighting the speaker's decision. Figure of speech repetition, yet knowing how way leads on to way. ठीक है, how way leads on to way. The word way is used twice, emphasizing the progression of choices and decisions in life. Figure of speech again imagery. In leaves no step had trodden black, creates a vivid visual image of untouched leaves on the path, suggesting both roads are less traveled and undisturbed. Figure of speech personification. In leaves no step had trodden black, कोई भी भाई साहब black नहीं हुआ है. The leaves were given life-like qualities as if they had been affected by footsteps. तो ये भाई साहब आपका क्या है, personification. मतलब in leaves no step had trodden black, तो इनको life-like qualities दी हुई है, ठीक है, as if they can be affected by footsteps. ठीक है. Figure of speech भाई साहब irony. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads to way, I doubted if I should ever come back. There's irony in the speaker's intention to return to the first road, contrasted with their doubt about actually doing so. ठीक है. देखो irony क्या होता है, मतलब एक बार तो आपने बोला कि नहीं इसमें जाना ही नहीं है, और दूसरे बार आप बोल रहे हैं कि मैंने उसको किसी और दिन के लग दिया ताकि मैं कभी अगर इसमें से वापस आया तो उसमें जाऊं, जो पॉसिबल नहीं है. दैट इज कॉल्ड आयरनी. ठीक है. मेटाफर, नोइंग हाउ वे लीड्स टू द वे. दिस इज अ मेटाफर ऑफ हाउ चॉइसेस लीड टू अदर चॉइसेस एंड रिपल इफेक्ट ऑफ डिसीजन. मेटाफर मतलब एक रास्ता दूसरे रास्ता तीसरे रास्ते ऐसे जाता है ना. तो यहाँ पे मतलब जीवन में जो भी चॉइसेस आप करते हैं, एक चॉइस आपने कर लिया, डिसीजन ले लिया, अभी धीरे धीरे उसी पथ पे आगे चलना है, तो आपको एक से दूसरा पथ, दूसरे से तीसरा पथ ऐसा मिलता रहेगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली हाउ नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. ठीक है. दिस इज अ मेटाफर फॉर हाउ चॉइसेस लीड टू अदर चॉइसेस एंड द रिपल इफेक्ट ऑफ डिसीजन. रिपल इफेक्ट मतलब जैसे अगर समझ लो कोई नदी है, उसमें भाई साहब कोई पॉन्ड है, उसमें आपने एक पत्थर फेंका, तो ये देखो ऐसे 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 वेव्स क्रिएट होते हैं कि नहीं. ठीक है. ये जो वेव क्रिएट होता है इसको अपन बोलते हैं रिपल इफेक्ट. मतलब एक रास्ता दूसरे रास्ते, एक डिस्टरबेंस दूसरे डिस्टरबेंस को पैदा कर रहा है. ठीक है. तो इसी तरह से एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता है. ठीक है. हाइपरबोल, अगेन हाइपरबोल इज व्हाट, एग्जैजरेशन. ठीक है. एग्जैजरेशन है. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक एंड एग्जैजरेटेड टू एम्फसाइज द स्पीकर्स डाउट एंड द परसीव्ड फाइनलिटी ऑफ देयर चॉइसेस. एंजैबमेंट क्या होता है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक. ठीक है. एंजैबमेंट मतलब एक ही लाइन दो लाइन में कंटिन्यू हुई है. ठीक है. एंजैबमेंट बेसिकली मींस वन लाइन व्हिच हैज बीन एक्सटेंडेड टू टू लाइंस विद इन द पोएम. ठीक है. क्लियर है. रीजन, द फ्लो फ्रॉम वन लाइन फ्रॉम लाइन वन इनटू टू विदाउट अ पॉज allows for seamless imaginary and continuity. Okay, I shall be telling with a sigh somewhere ages and ages hence. साई मतलब अरे याद करने, जब हम किसी चीज को बहुत डीपली याद करते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं साई. ठीक है. समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, आज से बहुत सालों बाद. ठीक है. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय. तो वुड में दो रोड्स डाइवर्ज हुए थे और मैंने वो रास्ता चुना जो उसमें लोग कम गए थे. ठीक है. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी की वजह से सारा डिफरेंस है मेरे लाइफ में. ठीक है. ओके. फिगर्स ऑफ स्पीच रेपिटेशन. समवेयर एजेस एंड एजेस, आपने भाई साहब दो बार एक ही वर्ड को एक सेंटेंस में यूज किया है, सो दिस इज कॉल्ड रेपिटेशन. ठीक है. द वर्ड एजेस इज रिपीटेड टू एम्फसाइज द लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम इनटू फ्यूचर व्हेन द स्पीकर विल रिफ्लेक्ट ऑन हिज डिसीजन. ठीक है. Two roads diverge in a wood and I, the repetition of two roads diverged in from earlier. देखो भाई साहब ये two roads जो था वो earlier भी यूज हुआ है पहले स्टैंजा में, और अभी इस स्टैंजा नंबर 4 पे भी यही लाइन आपका यूज हो रहा है. ठीक है. सो एग्जैक्ट लाइन, the two roads diverge in wood and I, the repetition of two roads diverge in from earlier in the poem reinforces the pivotal moment of choice. तो ये आपका repetition है भाई साहब. ठीक है. पूरा पूरा आपका repetition है. Assonance, somewhere ages and ages hence, the repetition of a sound. आपका assonance होता है बेसिकली vowel sound. ठीक है. तो यहां पे आपका देखो somewhere ages and ages, तो a sound भाई साहब यहां पे रिपीट हो रहा है. ठीक है. and ages creates assonance which adds a musical quality to the line. Figure of speech भाई साहब enjambment. I shall be telling this with a sigh. ठीक है. somewhere ages and ages hence. ठीक है. देखो यहां पे I shall be telling this with a sigh.
समवेयर एजेस एजेस हेंस, ये एक्चुअली में एक लाइन है जिसको दो लाइन बनाया गया है। सो व्हेनेवर पोएट ऐसे करता है या करती है तो उसको हम बोलते हैं एंजैबमेंट। इट इज बेसिकली नोन एज एंजैबमेंट, ठीक है। द फ्लो फ्रॉम लाइन 1 into line 2 without a pause allows for a smooth transition, emphasizing the continuity of thought from the side to the future reflection, ठीक है। foreshadowing, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and foreshadowing मतलब भाई साहब आप भविष्य के बारे में बोल रहे हैं, भविष्य के बारे में एक परिकल्पना कर रहे हैं, भविष्य के बारे में एक इमेजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। दिस लाइन सजेस्ट फ्यूचर रिफ्लेक्शन हिंटिंग एट द लास्टिंग इंपैक्ट ऑफ द चॉइस में। फिगर ऑफ स्पीच यहां पे क्या है भाई साहब, हाइपरबोल, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी की वजह से सारा डिफरेंस हुआ है। दिस लाइन exaggerates the impact of the choices to stress its importance. Imagery, the two roads diverge in a wood creates a vivid picture of a fork in a road with a wood, okay? So this is a vivid picture that is basically created. This basically completes the poem. No doubt, question, any doubts or questions in this? So what is this poem? अगर हमको बोले आपको समरी लिखना है तो how will you write the summary? इसमें समरी क्या हो जाएगा बोलो? This poem, The Road Not Taken, is written by Robert Frost, ठीक है, and he's basically an American poet in which he is trying to emphasize the situations in which we have to make or rather take difficult decisions in life, ठीक है। So at many a times during our course of life we might be standing or trying to make decisions, and we might choose the roads which are easy, but choosing easy roads is not going to give us the desired results, okay? Difficult choices or difficult roads might have a lot of obstacles and might pose a lot of challenges, but at the end of the day they are the ones which are going to benefit us in the long run, okay? So that's what the poet has tried to emphasize. और ये तो आपका summary part हो गया। और क्या क्या है भाई साहब, what else? What are the figures of speech that have been, rhyming scheme हम देखेंगे। There is only one rhyming scheme that has been used throughout. The first stanza का जो rhyming scheme है वो सारे rhyming schemes में applicable है। So the rhyming scheme which has been used in the first stanza has been used throughout the poem. You will talk about what are the figures of speech that have been used. Alliteration use हुआ है, personification use हुआ है, enjambment use हुआ है, ठीक है, hyperbole use हुआ है, metaphor use हुआ है, simile use हुआ है। All these are different आपके figures of speech which have been actually used, ठीक है। Anything else that you want to know? और कुछ भाई साहब, anything that is not clear? Not everything is clear। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया भाई।